वेलकम है गाइस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी 2014-15 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीलिम्स पीटी का पेपर वन का जो है ये सीरीज एक है। मतलब कि देखिए शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम लोग प्रश्नों को जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका आंसर भी जानेंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं पहले नेचर। समझे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। टोटल 100 प्रश्न होते हैं और अंक भी 100 हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए आपको OMR सीट दिया जाता है। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट नहीं होता है, जेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें BDO CO एंड SDM अदर पोस्टों को फिल किया जाता है। ठीक, यहाँ पे 100 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक अंक नहीं होते हैं इस पेपर में। अब आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल 100 प्रश्न हैं। इसमें से इन 100 प्रश्नों में से 25 नंबर, शुरू के 25, 1 से 25 तक आपके जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन है यानी कि इतिहास के क्वेश्चन है। 25 से 50 तक आपके ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के क्वेश्चन हैं। और 50 से 75 तक आपके पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। और फिर अंत में आता है 75 से 100 नंबर तक के 25 क्वेश्चन झारखंड जीके के हैं। तो सभी का प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ये जो है आपका दोनों भाषाओं में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज का प्रयोग कर इसका आंसर दे सकते हैं। तो 4 में से एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना होता है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि किस ऋषि के बारे में, क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया। तो ये जो बात है यह बात कही जाती है महर्षि आपके अगस्त्य के बारे में। किसके? महर्षि अगस्त्य के बारे में यह बात कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 16 महाजनपद, आपने पढ़ा होगा प्राचीन इतिहास काल में भारत में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो जो मथुरा थी ना, यह राजधानी थी सुरसेना की। और सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। मगध जिसमें कि अभी झारखंड और बिहार दोनों स्थित है मगध, और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सुरसेना की राजधानी थी। तीसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 का बी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती में, श्रवणबेलगोला। ठीक ना। चौथा प्रश्न है कि मौर्य काल में टैक्स यानी कि कर को जो वसूला जाता था, तो कर को छुपाने में अगर कोई व्यक्ति कर को छुपाता है, रिश्वत के रूप में रख लेता है, ठीक ना, तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसको कौन सा दंड दिया जाता था? तो उसमें मृत्यु दंड, डायरेक्ट मृत्यु दंड ही दिया जाता था अगर कोई व्यक्ति टैक्स को, कर को छुपाता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा मृत्यु दंड। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से राज्य में स्थित है, आज किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल के, बहुत ही प्राचीन इतिहास के बहुत ही फेमस विश्वविद्यालय थे मेरे दोस्तों। तो ये जो अभी है अभी बिहार में स्थित है और अभी भी ये कंटिन्यू पढ़ाई होता रहा है, बस इसका जो है स्ट्रक्चर बदल गया है। आगे देखते हैं। तो हमारा छठा प्रश्न आता है कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया या सहायता दिया? तो अजंता की जो गुफाएं थी उसको बनाने में बौद्ध भिक्षु रहते हैं, आपको मालूम है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और इसको बनाने में जो है वक्टका है, यहाँ पे वक्टक लिखा गया है, वक्टका होता है, वक्टका राजवंशों ने बहुत सारी सहायता दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% कर दिया था? मतलब कि जितना उत्पादन करेंगे उसका आधा लगेगा टैक्स भाई, लैंड टैक्स, भूमि कर, जमीन टैक्स। तो ये किसने किया था? यह क्या था? दिल्ली सल्तनत के एक खूंखार, बोल सकते हैं खूंखार शासक, उसका नाम था, क्या नाम था? उसका नाम था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपने देखे होंगे मूवी, तो नहीं देखे तो देख लीजिएगा उनकी मूवी पद्मावती। नेक्स्ट है आपका
सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था तो उस समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा सबसे ज़्यादा फेमस था या प्रभावशाली था? तो उस समय बौद्ध धर्म का जो है आपका वज्रयान वज्रयान शाखा काफ़ी फेमस हुआ था। आइए देखते हैं हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो किस राजा को या किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, विजयनगर साम्राज्य पढ़े होंगे तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है और यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान राजा भी था। अगला है हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? तो एक मिनट, मुझे सर्दी कर दिया, देखिए बुखार आ गया था, सर्दी कर दिया, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। तो आप लोग भी अपना काम करते रहिए। तो हेमचंद्र जिसे विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो हेमचंद्र को हम लोग हेमू के नाम से जानते हैं और आपको मालूम होगा कि हेमू की युद्ध भी हुई थी आपको अकबर के साथ। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है। हेमचंद्र का दूसरा नाम हेमू था। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा टैक्स सिस्टम ऐसा था जिसे बंदोबस्ती व्यवस्था के नाम से जाना जाता था? तो देखिए जो जब्ती व्यवस्था थी ना, जब्ती व्यवस्था, इसे बंदोबस्ती की व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और आपको मालूम होगा कि गल्ला, बख्शी, जब्त, नश्ती ये सब टैक्स के प्रकार थे। अगला है अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई थी? तो अबुल फजल जो कि किसके दरबारी कवि थे? ये अकबर के दरबारी कवि थे, परंतु अकबर के देहांत के बाद उसका बेटा जो सलीम, जिसे आप शाहजहां बोलते हैं, ठीक ना, वह गद्दी पर आया और उसने उसकी हत्या करवा दी अबुल फजल की। तो समझ रहे हैं ना, देखिए योगदान देने के बाद भी आदमी नहीं मानता है, लेकिन क्या कीजिएगा, इतिहास तो बना ही ऐसा है। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो वही अकबर का बेटा जहांगीर ने जो है तंबाकू पीने पर निषेध लगा दिया था कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति नशा, पान, तंबाकू नहीं कर सकता है, ठीक ना। आइए देखते हैं तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया, यानी कि दास को भेजना बंद कर दिया गया, किस वर्ष? तो यह घटना हुई थी 1789 ईस्वी में। एक एक्ट पारित हुआ था जिसमें जितने भी दास होते थे, लोगों को दास बनाया जाता था, उनकी व्यवस्था बंद कर दी गई थी। ऑप्शन हो जाएगा बी, 14 का बी। नेक्स्ट हम देखते हैं तो रिंग फेस जो है नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेस एक नीति थी या बोल लीजिए कि एक प्रकार का कानून था। इसको किसने चलाया था? तो इसको चलाने वाला वायसराय का नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है आपका द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यह एक्ट था जो कि अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था और यह पारित हुआ था आपका 1891 ईस्वी में। कब? 1891 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो किसने स्वरूप दिया था या फिर किसने बनाया था इस डिपार्टमेंट को? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बनाया था आपका किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में, मतलब कि ब्रिटिश जब शासक था उनके प्रथम संसद भारत के कौन सा व्यक्ति चुना गया था? तो प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम था दादा भाई नौरोजी। क्या नाम थे? दादा भाई नौरोजी। इसे हम लोग भारत के युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि अंग्रेज किस प्रकार हमारे यहाँ से धन को लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी के विचारों से जो प्रथम हुए थे प्रभावित, यानी कि उनके पूरी तरह से बात को, कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, उनका नाम था जोड़ानांग। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या बच्चा खान
या फिर खान अब्दुल गफर खान का ही दूसरा नाम है, खान अब्दुल गफर खान। इसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफर खान। और इसे सबसे पहले भारत रत्न दिया गया जो प्रथम विदेशी नागरिक थे। ठीक, नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो यह की थी आपके लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 में हुआ था लाहौर का अधिवेशन, अभी यह पाकिस्तान के हिस्से में है। तो वहीं पे सबसे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा की। नेक्स्ट है आपका रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, मतलब कि रॉलट एक्ट क्यों लाया गया था भारत में? तो अंग्रेजों ने रॉलट एक्ट लाया था मुख्य रूप से यह कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाया जाए। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 23 नंबर है कि मुजफ्फरपुर, जो अभी बिहार में है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर में बम जो कांड किए थे, यह किए थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। प्रफुल्ल चाकी भी कहा जाता है या प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 23 का सी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका थेबल ओराव। थेबल ओराव से है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो चलिए फ्रेश हो गए। थेबल ओराव थे और यह एक झारखंड के थे निवासी, अभी झारखंड है, पहले बिहार था। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद किसान सभा से जुड़े हुए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि यहाँ पे हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है, अब आता है हमारा ज्योग्राफी वाला सेक्शन यानी कि भूगोल। तो देखिए, मौसम बदलने का क्या कारण है? मौसम क्यों बदलता है? तो आप सभी को मालूम होगा, बचपन से पढ़ते आए, क्लास 6 का ये क्वेश्चन है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुकना, यानी कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति, ठीक ना, और अपने अक्ष पर झुकाव, ये दो चीजें हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित नीचे लिखी, अधोलिखित मतलब नीचे लिखी, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? जीवाश्म मतलब आपको मालूम है कोयला, पेट्रोलियम जैसे चीज। तो किस चट्टान में नहीं पाया जाता है ये सभी चीजें? तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की चट्टानों में ये सभी नहीं पाई जाती है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, और बाकी तीनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से प्रभावित है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों कि हमारी जो है कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से जलवायु पर डिपेंड है। अगर पानी नहीं हो तो भारत में सूखा पड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खानाबदोश का मतलब होता है कि वे जनजाति जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, मतलब कि घुमंतू लोग होते हैं। तो वे किस क्षेत्रों में अधिकतर पाए जाते हैं? तो वे पाए जाते हैं आपके शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि गर्मी वाले क्षेत्रों में, जहाँ पे गर्मी पाया जाता है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें दूसरा नाम आप बंजारा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो जो है किस खेती में इस प्रकार की अधिक श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्राच्य खेती में। प्राच्य खेती में ये खेती की आधुनिक विधि है, इसमें आपका होता है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपका ये जब भी जाड़े का तापमान बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि यहाँ पे चिनूक हवाएं बह रही हैं। जाड़े के दिनों में तापमान का बढ़ जाना ही चिनूक कहलाता है। ठीक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, अधोलिखित यानी कि नीचे लिखे। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा अधोलिखित मतलब नीचे लिखे, जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे जगह दे दिया है और उसका स्थान दे दिया है।
तो देखिए सहारा जो है ये बंटू में नहीं है, सहारा एक रेगिस्तान है और आपको मालूम है कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जबकि बंटू जो है, बंटू एक जाति का नाम है, जातीय समूह है बंटू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सही रूप से ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है। तो दूर संचार प्रणाली मतलब कि जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह रखे जाते हैं। तो आपको मालूम है कि क्षोभमंडल तो पहला मंडल है हमारा, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयन मंडल। ठीक, आयन मंडल। और समताप मंडल में आपको मालूम है कि हवाई जहाज चलते हैं, यहाँ का तापमान समान होता है। आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी वायुमंडल में कितने मंडल हैं, इन सबको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपके भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र का उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी कलकत्ता में, कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल। और आपको मालूम है कि भारत की पहली राजधानी कलकत्ता ही थी, बाद में 1912 में दिल्ली कर दी गई है। 35 नंबर क्वेश्चन है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। तो देखिए ये दंडकारण्य जो है जंगल है, जो कि रामायण में आप लोगों ने सुने होंगे कि श्री राम जी माता सीता यहीं पे गए थे दंडकारण्य में, और यहीं से ये जो है रावण ले गया था हरण करके श्रीलंका। तो दंडकारण्य भारत के किस स्थान में है। तो अभी का ये जो है तेलंगाना आता है, और फिर आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा आता है, वही सब इलाका है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग, भारत के पूर्वी भाग में यह स्थित है। नेक्स्ट है आपका उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है। तो इसका सबसे सही तरीका है समोच्च रेखा यानी कि समतल रेखा। समतल रेखा कर दीजिए तो उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका माना जाता है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर, सुनामी की उत्पत्ति किसके कारण होती है। तो देखिए ये आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आ गया है। सुनामी की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से होती है। जब भी समुद्र के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है तो उससे क्या आ जाती है, सुनामी आ जाती है। 38 नंबर क्वेश्चन, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है। तो ऋतु का प्रवास यानी कि देखिएगा कि एक विशेष मौसम में व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में चला जाता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर है इसका सी नंबर, मानव उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी के पर्वत की ओर, पर्वत से घाटी की ओर। ठीक, अपने पशुओं सहित खुद को भी वहाँ से अलग कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा दमदार, 39 नंबर, मिलान करना है नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। आपको बताना है उनमें से सूची करना है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक, ऐसे अगर आपको देखना है तो इसका आंसर हम बता देते हैं। ओ सॉरी, थोड़ी देखिए खाना खा के उठे हैं ना तो इसलिए डकारें आ रही है। तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आप मैच कर लीजिएगा, ए का 4 होगा, बी का 3 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1 होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो आइए हम देखते हैं अपना 40 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो भूतापीय जो संयंत्र ऊर्जा है इस पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ पे स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों आपका 40 का बी नंबर, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, अगर किसी क्षेत्र का लैंड सेट, अगर किसी क्षेत्र का लैंड सेट मतलब कि जमीन से संबंधित है आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा। तो ये देखिए ये एक दमदार क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन जो है उन्हें आप छोड़ दीजिएगा तो ही बेटर रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका छोड़ने लायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, उसी समय स्थानीय समय के कुछ दिनों के बाद। नेक्स्ट है आपका, इसे भी क्वेश्चन छोड़ने लायक क्वेश्चन है, अधोचित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए और आपको मिलान करना है। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है उपरोक्त उच्चावच आकृति दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है कि सबसे पहले साउथ में कौन है और सबसे एंड में नॉर्थ में कौन आएगा। तो देखिए सबसे पहले साउथ में आ जाएगा आपका ये
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा धौलाधर, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले आएगा, देख लीजिए। उसके बाद जास्कर पर्वत आएगा, और उसके बाद आता है आपका लद्दाख, और अंत में आता है काराकोरम पर्वत, जो कि सबसे एकदम साइड में, सबसे जम्मू कश्मीर साइड में है। ठीक, तो दक्षिण से आपको उत्तर की ओर जाना है, कौन सा स्थान कहाँ पे है ये बताना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 45 नंबर, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो सबसे अधिक मात्रा में जल वाष्प निकलता है। ठीक, क्या निकलता है? जल वाष्प, और साथ ही मैग्मा भी निकलता है, मैग्मा जिसे आप लावा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित, मतलब कि नीचे लिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो नीचे लिखित जोड़ाओं में से बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ की है, तो सही जोड़ा को आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ का जो आंसर हो जाएगा यह उत्तराखंड। उत्तराखंड में थारू नामक जनजाति पाई जाती है, और यह कुछ भाग इसका नेपाल में भी पाया जाता है थारू की। बाकी ये तीनों गलत जनजातियाँ हैं। ठीक, क्योंकि मुंडा झारखंड में पाई जाती है, कोल जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है, ये भी झारखंड में पाई जाती है। भटिया का तो मुझे मालूम नहीं। थारू आपका उत्तराखंड में पाया जाता है, और कुछ इलाके में नेपाल में भी पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, तो देखिए इतना कौन याद रखता है। यही सब क्वेश्चन होता है एक दो को कि छोड़ने वाला होता है, नहीं तो आप नेगेटिव मार्किंग कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या होगा? सॉरी, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। सी नंबर होगा, हाँ पक्का सी नंबर होगा। अंत में आता है आपका सुपीरियर, और पहले में आता है आपका ऑन्टेरियो। ठीक, ऑन्टेरियो, और अंत में आता है सुपीरियर। और एक चीज़ याद रखिए कि सुपीरियर जो झील है यह सबसे मीठे पानी की झील है पूरे विश्व में। अब आइए देखते हैं। तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके जो है वर्ल्ड भूगोल से आ जाते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी से आ जाते हैं, विश्व भूगोल से आ जाते हैं। तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है। तो ये चलती है आपकी कैनेडियन पैसिफिक रेलवे मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर के बीच। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्किप करने लायक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आंसर बताऊंगा, आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें वो आपकी मर्जी है। ठीक, तो हमारा है कि यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 47 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए का 4 होगा, बी का 2 होगा, सी का 1 होगा, और डी का 3 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मैच करना है, तो मैक्सिमम, ऐसा नहीं बोलता कि 100%, 90% केसेस में आपको ऑप्शन ए जो है सही दिया जाता है। क्योंकि आदमी को सोचता है, कैंडिडेट एग्जामिनर भी सोचते होंगे कि कितना भी लाएगा बच्चा, अगर थोड़ा सा नॉलेज लगाएगा तो वो पढ़ा लिखा होगा तो यहाँ पे मैच कर लेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए 90% केसेस में देखे जाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि 100% होता ही होगा, लेकिन 90% में आपका ऑप्शन ए ही सही होता है। नेक्स्ट है आपका काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि काजीरंगा असम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गैंडा। नेक्स्ट है आपका आसवन उच्च बांध कहाँ पे स्थित है। तो आसवन उच्च बांध जो है आपका मिस्र में स्थित है, और मिस्र को नील नदी की देन भी कही जाती है। ठीक, मिस्र को इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। नेक्स्ट है आपका रोबस्टा एक प्रकार का क्या है, या एक प्रकार की है जो अफ्रीका में उत्पन्न होता है। तो ये जो है रोबस्टा एक प्रकार का आपका किसकी फसल है। तो ये जो है आपका फसल है कॉफ़ी की, कॉफ़ी की फसल है रोबस्टा, अफ्रीका में उत्पन्न होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और कोको की उत्पादन जो है कर्नाटक में होती है, ये चीज़ को भी याद रखिएगा। और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन यह ब्राज़ील करता है, ब्राज़ील काफ़ी फेमस देश है। तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यह हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 1 में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बन जाए इसलिए मैं पार्ट 1 को यहीं पे एंड करता हूँ। पार्ट 2 में हम लोग 50 से 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश और राज्य को आगे बढ़ाइए। एक चीज़ मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि मैं जब भी वीडियो लाता हूँ हमेशा ऑथेंटिक चीज़ देगा आपका जानकारी। जितनी भी जानकारी होगी पूरी रियल जानकारी होगी, थोड़ी सी भी जानकारी आपको गलत नहीं दी जाएगी, इस बात की हम आपकी गारंटी लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को प्रेस करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।